Now the next speaker is Advocate Surendra Gadling. Surendra is a lawyer practicing in Nagpur. Sabi said about the 9 cases of Arun Ferreira which were being fought, which were being handled. And Advocate Gadling is the lawyer who appeared in most of these cases. And he will tell you the correct picture of actually what happened on that day when he was rearrested, and also about these other bogus cases which were filed against him. Thank you. आज का जो टॉपिक है थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ। जहाँ तक इंडियन डेमोक्रेसी को डिफाइन करने का सवाल है, परिभाषित करने का सवाल है, और रूल ऑफ लॉ को परिभाषित करने की सवाल है, मेरे पास उतना जानकारी नहीं है कि मैं इंडियन डेमोक्रेसी को आपके सामने परिभाषित कर सकूं या रूल ऑफ लॉ को आपके सामने परिभाषित कर सकूं। लेकिन एक चीज मैं जानता हूं कि इंडियन डेमोक्रेसी या रूल ऑफ लॉ, इसको यदि यानी वो क्या है ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन क्या नहीं है ये मुझे मालूम है कि जंगल का राज बोले तो इंडियन डेमोक्रेसी नहीं है और रूल ऑफ लॉ नहीं है। यदि कहाँ पे जंगली राज है तो वहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा जिसके आधार पे आपको समझना है कि यहाँ पे जंगली राज है या रूल ऑफ लॉ या इंडियन डेमोक्रेसी। मित्रों, अपना डिस्कवरी चैनल पे एक कार्यक्रम आता है, वंस फॉर्चून अनदर्स मिसफॉर्चून। अब यहाँ अरुण फरेरा के फैमिली के लोग यहाँ पे उपस्थित है, तो उन्हें शायद बुरा लगेगा जब मैं आगे कुछ 2-4 सेंटेंस बोलूंगा। तो वो ऐसे है कि अरुण फरेरा यदि गिरफ्तार नहीं किया जाता है जेल के गेट के बाहर निकलते बराबर, तो मुझे लगता है कि आज यहाँ पर जो हम लोग यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किए हैं वो शायद नहीं होता था। और ये कार्यक्रम यदि नहीं होता था तो आपको इस देश के हजारों आदिवासियों लोगों के साथ में आज तक क्या हुआ वो आपको मालूम नहीं होता था, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। अरुण फरेरा की अरेस्ट अरुण फरेरा के लिए गलत है, अरुण फरेरा के फैमिली के लिए दुखदायक घटना है, लेकिन आज देश के अनगिनत जेलों में कैद अनगिनत आदिवासी लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि उनकी आवाज आज बॉम्बे के लोगों तक आ रही है और शायद कल बॉम्बे की मीडिया में भी आएगा। बॉम्बे को शायद देश का आर्थिक राजधानी कहा जाता है। तो इस मायने में इस देश के तमाम आदिवासियों की जो कहानी है, जो उनके साथ में जो अन्याय और अत्याचार होते थे, वो केवल एक अरुण फरेरा की अरेस्ट की वजह से उनकी बात को हजारों लोगों के सामने रखा जाने वाला है। तो ये अरुण फरेरा के लिए मिसफॉर्चून है, लेकिन ये हजारों आदिवासियों के लिए एक फॉर्चून बन के आया है। तो माफ कीजिएगा, मैं अरुण फरेरा के फैमिली के लिए उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये समझने की बात है। मित्रों, मैं एक्चुअली मैंने बहुत करीब से ऐसे अरुण फरेरा का इंसिडेंट तो मेरे लिए कोई पहला इंसिडेंट नहीं है, ऐसे कई इंसिडेंट मैंने देखे हैं। और अब उस वक्त का जब मुझे याद आता है तो मेरा आवाज भी निकल नहीं पाता है, क्योंकि मैं जब अरुण फरेरा के फैमिली के साथ में और हमारे कुछ मित्रों के साथ में, हमारे केडी राव भी मित्र थे, जब मैं उस व्यक्ति का आवाज नहीं सुन पाया, मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए, अभी वो चीज को मैं जो भोगा है या उनके फैमिली ने जो देखा है वो यहाँ पे तो वीडियो के सामने तो हम दिखा नहीं सकते। थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए कि एक आदमी जेल के गेट से बाहर निकलता है और आप उस आदमी का आवाज नहीं सुन सकते। जो किसी को पकड़ेंगे तो चिल्लाएगा, क्या कर रहे कुछ तो
कुछ नहीं, मुझे नहीं, अरुण की मम्मी है उनको भी सुनाई नहीं गया, केडी राव किसी को उसका आवाज नहीं सुनाया गया। इसका मतलब आप समझो कि जेल के गेट के बाहर उसका कदम निकल रहा है, जेल के अंदर से और बाहर से उसका मुंह पूरा ऐसा 8-10 लोग दबा देते। मैं तो देख भी नहीं पाया, मैं सिर्फ अंदाज लगाया कि ये जिस आदमी को उठा के लेके गए वो अरुण परेरा ही होगा, क्योंकि दूसरा और आदमी था नहीं जिसके लिए वो पुलिस तो खड़ी थी। लेकिन मुझे वो आवाज भी सुनाई नहीं आया। समझने की कोशिश करो कि क्या किस तरीके से पुलिस ने वो अरुण परेरा को वहां से पकड़ के लेके गया होगा। ये एक अरुण परेरा, इसके पहले एक विक्रम करके, विक्रम अलाइज मल्लेश करके एक बंदा था जिसको 2004 में उमरेड में नागपुर जिले में गिरफ्तार किया गया था। उसके फोटोग्राफ नेट के ऊपर भी अवेलेबल है। उसको भी वैसे ही पकड़ के लेके गया था। उसको एक बार 2007 सितंबर में पहली बार गिरफ्तार किया जेल से, नागपुर जेल से उसको लेके गए। मैं वहां पे उपस्थित था, मैंने पूछा भले बताओ मुझे कौन से केस में लेके जा रहे हैं। मेरे साथ में भी धक्का मुक्की किया, हाथापाई किया, कॉलर पकड़ा, सब प्रेस में भी आया, कोर्ट में भी गया मैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद में 6 महीना उसको 110 नाम का कोई चैप्टर प्रोसीडिंग होता है, उसमें उसको गिरफ्तार किया, 6 महीना उसको अंदर रखा, 6 महीना उसके बरनाला जेल से बाहर निकला। वो बाहर निकलते बराबर वापस 110 की केस लगाया, गढ़चिरौली पुलिस वाले लेके गए, वहां अरेस्ट किया, वहां 6 महीना रहा, उसके बाद बाहर निकला, वापस री अरेस्ट किया, बालाघाट की केस लगाया, बालाघाट की। अरे एक ही व्यक्ति 3 बार जेल के गेट से बाहर, वो करीब 20 केसेस लड़ा है, 20 केसेस में एक्विटल, कोई भी इसमें कोई, अरे वो एक्विटल भी ऑनरेबल एक्विटल है, ऐसा बाइज्जत बरी किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि बेनिफिट ऑफ डाउट पे उसको छोड़ा, बाइज्जत बरी है। वो निकलता है और पुलिस उसको उठा के लेके जाती है, 110 लगा देती है, यदि ओपन एफआईआर है तो ओपन एफआईआर में लेके जाती है, या 110 लगा देती है। मित्रों यहाँ मुझे थोड़ी सी तकलीफ है, मैं मतलब ऐसी इसमें डायलेमा में फंसा हूँ कि कुछ बोलूं तो एक मराठी में कहावत है कि ना उगलते बने ना निगलते बने, और एक हमको बचपन में कभी हमारे टीचर ने कहानी बताया था कि कहूँ तो माँ मर जाए, ना कहूँ तो बाप कुत्ता खाए। वो कहानी का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कहानी कैसे रहती है। कहानी ऐसी है कि एक पिताजी कुछ मटन लेके आते हैं और उसके बच्चे के मम्मी को बोलते हैं कि मटन को बना के रखो, तब तक मैं थोड़ा सा घूम के आता हूँ, ऑब्वियसली थोड़ा सा बैकवर्ड मार के आता है करके। वो मटन बनाती है और उसका ध्यान नहीं रहता, बिल्ली आती, बिल्ली मटन खा के चले जाती है, कुत्ता आता, कुत्ता मटन खा के चले जाता है। अब वो बेचारी महिला वो सहमी कि पूरा मटन तो खा के चले गए ये कुत्ता और बिल्ली, अभी मेरा हस्बैंड आएगा और देखेगा मटन नहीं तो क्या करूँ, वो बहुत मारेगा। तो वो बेचारी क्या करती है, कुत्ते को पकड़ती, कुत्ते को काटती है, बनाती है और हस्बैंड के सामने परोस देती है, बच्चा देखते रहता है। वो बोलता है यदि बोलूंगा तो बाप माँ को मारेगा, नहीं बोलूंगा तो बाप कुत्ता खाएगा। तो कहानी ऐसी है, कहूँ तो माँ मर जाए, ना कहूँ तो बाप कुत्ता खाए। कहानी ऐसी ही मेरी और मेरे जैसे कई लोगों की है, क्योंकि यहाँ जुडिशियरी इन्वॉल्व होने वाली है। मित्रों ये ऐसा नहीं है कि ये जुडिशियरी के पास में गया नहीं, आज भी रिट पिटिशन पेंडिंग है विक्रम मल्लेश का। मैं वो उसमें मतलब फोटोग्राफ्स वगैरह सब दाखिल किए, मैं उसका पिटिशनर का वकील हूँ। उसके अलावा जयका की पिटीशन पेंडिंग है, उसके अलावा सोमजी की पिटीशन पेंडिंग है, 3-3, 4-4 साल हो गए हैं पिटीशन वहां हाईकोर्ट में पेंडिंग है। अब वो उसके आगे मैं नहीं कह पा रहा हूँ, अभी वो बच्चे की जैसी कहानी हो रही है मेरी कि कहूँ तो माँ मर जाए, ना कहूँ तो बाप कुत्ता खाए। तो मित्रों ये जो पुलिस जो है, ये पुलिस का इतना अत्याचार जो बढ़ते जा रहा है, उसको रोकने वाली मशीनरी जो है वो कहीं तो भी आंखों पे पट्टी बांध के बैठी है। अब वो कौन सी मशीनरी है मुझे मालूम नहीं है, आप शायद सब तो लोग समझते हैं, मैं नहीं बता सकता या मैं नहीं जानता वो कौन सी मशीनरी है, लेकिन वो मशीनरी आंखों पे पट्टी बांध के बैठी हुई है, इसीलिए पुलिस का हैंडनेस बढ़ते जा रहा है। तो हम जब वहाँ पे अरुण को रिलीज करने के लिए जब वहाँ पे गए थे लेने के लिए, तब हमने पुलिस वालों को पूछा कि बताइए किस जुर्म में आपको उसको गिरफ्तार करने जा रहे हैं, तो बोले यहाँ नहीं बताएंगे, हम आपको कोर्ट में बताएंगे। तो जब कोर्ट की बात निकलती है तो जो विक्टिम है, जो जिसके ऊपर अन्याय होता है, वो बोलता है मेरे को ऐसा मत कर, कोर्ट में चले जाऊंगा। मतलब समझो ये भाषा कौन बोलता है कि मैं कोर्ट में जाऊंगा? जिसके ऊपर अन्याय होता है, जो नीचे है, जिसका जो विक्टिमाइज किया जाता है, वो व्यक्ति बोलता है कि मैं कोर्ट में चले जाऊंगा। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, जो साला डंडा लेके आ रहा है और विक्टिमाइज कर रहा है,
वो बोल रहे हैं कोर्ट में चले जाना। मतलब देखो, कोर्ट जिनके हाथ में होना चाहिए था, जुडिशियरी का जो हथियार है, जो जिनके हाथ में होना चाहिए था उनके हाथ में बचा नहीं है, और जिनके हाथ में नहीं होना चाहिए था उनके हाथ में ये हथियार चला गया है। उसी को मेरे ख्याल से जंगल राज कहते हैं। और यदि वो जंगल राज है, उसको आप डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते, उसको आप रूल ऑफ लॉ भी नहीं बोल सकते। मित्रों, ये एक रीअरेस्ट का जो मामला है, ये बहुत अभी आज एक हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर ने मुझसे पूछा था, प्रेसली जी नाम है उनका, तो मैंने कहा कि रीअरेस्ट जो है ये एक, यहाँ तक महाराष्ट्र का मेरी जानकारी है, महाराष्ट्र का स्पेशली विदर्भ में रीअरेस्ट अपने आप में एक रूल ऑफ लॉ बन गया है, एक रूल बन गया है। यदि किसी को यदि रीअरेस्ट नहीं किया है तो वो एक्सेप्शन है। अरुण परेरा भी अपने थीसिस में लिखा है, जब ह्यूमन राइट्स को डिप्लोमा कर रहे थे, अरुण परेरा का कुछ पेपर्स वहाँ पे रखे हुए हैं, प्रेस रिपोर्टर भाइयों से निवेदन है कि वो जाने के पहले कलेक्ट कर ले। अरुण परेरा ने भी अपने ह्यूमन राइट्स के डिप्लोमा में लिखा है कि रीअरेस्ट जो है ये रूल है और रीअरेस्ट नहीं होगा ये एक्सेप्शन। ये अरुण परेरा का जब 27 तारीख को रिलीज हुआ था, तब हम लोग बहुत सालों के बाद में कभी हमको नारेबाजी करने का जरूरत पड़ा था, वो उसकी वजह से थोड़ा सा आवाज कम ज्यादा हो रहा है। तो मैं भूल गया मेरा टॉपिक क्या है, रियल, हाँ, रूल ऑफ लॉ। वो रूल है और नहीं अरेंज करना बोले तो एक्सेप्शन है। ये इसके अलावा एक रीअरेस्ट एक अपने आप में एक अलग चीज है। दूसरा, हमारा देश का संविधान भी ये कहता है, हमारा देश का जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो भी ये कहता है कि एक व्यक्ति को एक ही क्राइम में 2 बार उसका ट्रायल नहीं किया जा सकता है। जहां ऐसे कई केसेस हैं जो एक व्यक्ति, उसमें अभी मदनलाल करके एक व्यक्ति है जिसका माफ कीजिएगा, मदनलाल का वो छत्तीसगढ़ में वो केस चल रहा है जिसमें ऑलरेडी वो 2006 में 2007 में उसका ट्रायल हुआ और उसमें एक्विट हुआ। उसके बाद में अभी जब मदनलाल की पूरी केसेस खत्म होते जा रही है, पुलिस को पता चल जाता है, अंदर से कहां से पता चलता मालूम नहीं, लेकिन वो फिर वही केस वापस लेके आए। अरे एक ही केस, व्यक्ति वही, लेकिन 2 बार चला है, 2 चार्जशीट है। वैसे ही एक विश्वनाथ करके एक लड़का है, उसके ऊपर करीब बने हाफ सेंचुरी बोल सकते हैं, 50 के ऊपर तो केसेस हो गई है। पुलिस वाले वैसे हमारे विदर्भ में उनको डजन और सेंचुरी और हाफ सेंचुरी की भाषा समझती है, 1, 2, 3 वो गिनती शायद उन्होंने पढ़े नहीं है। तो मतलब ऐसा हाफ सेंचुरी वो विश्वनाथ के ऊपर 50 के ऊपर केसेस लगा दिए, जिसमें एक केस ऐसी है, पहला चला एक्विट हुआ, दूसरी बार चला वो जजमेंट के लिए केस पेंडिंग थी। तो ये आरोपी को दूसरे किसी आरोपी ने बताया, अरे विश्वनाथ ये केस तो तेरे ऊपर चला है यार पहले से, तो क्या बात कर रहे हो, क्राइम नंबर अभी इतना सारा केसेस है वो कहाँ याद रखने वाला है, क्राइम नंबर 14, क्राइम नंबर 25, क्राइम नंबर 15, कहाँ इतना, तो मशीन तो है नहीं, कंप्यूटर भी नहीं है कि दिमाग में वो रखते बैठे, पर चलते रहता है। उसको कोई दूसरा आरोपी बताता है, वो जाके जज को बताता है, जज बोलता है ये पहले आपका चला हुआ है केस, आपने इसके पहले क्यों नहीं बताया, फिर भी वो भी जज दूसरा जजमेंट दे देता है, एक्विटल करा देता है। अरे एक ही व्यक्ति है, उसको दो बार एक ही केस लगा। ये बताने का उद्देश्य केवल मेरा इतना है कि पुलिस कैसे भी चाहती है कि व्यक्ति बाहर ना निकले। रीअरेस्ट का एक तरीका है, एक ही व्यक्ति को एक ही केस 2 बार चलाए, या अपने अपने तरीके से वो उसको कोशिश करते रहते हैं कि बाहर ना निकले। अभी ये जो बाहर न निकलने देने का जो तरीका है पुलिस का, जो टेरर फैला के बैठा है जेल में कैदियों की इसमें, तो आप देखेंगे कि विदर्भ के नागपुर, चंद्रपुर और अमरावती के
जेल के तमाम नक्सल रिलेटेड जो केसेस है, नक्सलियों के नाम पे जिनको लाया है, वो हर आदमी एक आरटीआई मारता है, एक अर्जी बनाता है, हर पुलिस स्टेशन में ही भेजता है, भाई मेरे खिलाफ में कोई ऑफेंस है तो बता दीजिए, और है तो लेके जाओ मेरे को। अरे वो रिक्वेस्ट नॉर्मली कैसा लोग डरते, भागते हैं, छुपाते हैं, चुपते हैं, नहीं मेरे को यहाँ अरेस्ट नहीं होना है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है, हर कैदी, लगभग हर कैदी एक अर्जी बनाता है, और उनका वो स्टीरियोटाइप, वो एकदम फॉर्मेट ही बना हुआ है, 10 रुपये की टिकट चिपका देते हैं और भेज देते हैं, आपके केस में यदि कोई ऑफेंस रजिस्टर है तो मेरे ऊपर लगा दो। वहाँ से जवाब कुछ नहीं आता, वो बोलते हैं कि सेक्शन कुछ 8G उस सिक्योरिटी के नाम पे, और सेक्शन 8H कुछ तो भी इन्वेस्टिगेशन में तकलीफ हो जाएगा, वो आधार देते हैं और वो बताते हैं। ये जाता है कोर्ट में, कोर्ट में एक अर्जी लगाते हैं कि यदि हमारे ऊपर में कोई केस है तो हमको रीअरेस्ट कराना। अरे मतलब वहाँ ये रीअरेस्ट के नाम पे इतना डर बैठा हुआ है लोगों के मन में कि वो न चाहते हुए भी अपने आप को हर क्राइम में सरेंडर कराते हैं। विश्वनाथ, ये श्रीधर के नाम पे एक ऐसी केस है जिसमें उन्होंने खुद सरेंडर की अर्जी लगाई, क्योंकि उन्होंने कहीं तो भी फोन पे सुना है कि श्रीधर के ऊपर एक केस है करके, बोलिया का मैटर है, जिसमें वो अर्जी लगाते हैं कि हमने सुना है कि ये केस में मैं वांटेड हूँ, उसका नाम नहीं है, एफआईआर में नहीं है, चार्जशीट नहीं है, एब्सकॉन्डिंग में कहीं भी नहीं है, सिर्फ सुना है, बोले तो अर्जी लगा देता, तो सरेंडर एक्सेप्ट कर लेता है, पुलिस वहां से चार्जशीट फाइल करती है, फाइनल रिपोर्ट में लिखा रहता है आरोपी ने खुद सरेंडर किया, इसे हमने चार्जशीट फाइल कर दी, हमने डिस्चार्ज लगा, विड्रॉ कर दो बोले, तो शायद हमारे कुछ मित्र लोग बोलते कि ये इसको डिस्चार्ज लगाओ, ये वो। अब कायदे के हिसाब से सब सही है, लेकिन हमारा प्रैक्टिकल वर्क जो है वो परमिट नहीं करता है डिस्चार्ज के झमेले में जाने, क्योंकि डिस्चार्ज करने के लिए वहां अर्जी लगाए उन्होंने, वो खुद ही, वो भी रिजेक्ट हो गया। अभी जब पुलिस खुद फाइनल रिपोर्ट में बोल रही है कि इन्होंने सरेंडर किया इसलिए हम चार्जशीट फाइल कर रहे हैं, इसका मतलब ये सरेंडर नहीं करते तो हम चार्जशीट नहीं कर रहे, फिर भी वहां से कोई डिस्चार्ज कुछ हो नहीं है। तो मित्रों, तो ये इस तरीके का एक लगभग रीअरेस्ट और एक ही केस में एक ही व्यक्ति को 2-2, 3-3 बार ट्रायल चला के ये बताता है कि यहाँ मतलब जो यहाँ का प्रशासन जो है, यहाँ की व्यवस्था जो है, वो लोगों के मन में एक डर पैदा करना चाहती है कि एक बार तुम सामाजिक आंदोलन के साथ में जुड़े रहते हुए यदि जेल के अंदर जाते हो तो तुम लोग कभी भी बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये मैसेज देने का वो कोशिश करते हैं, और ऐसा यदि वो मैसेज लोगों को दे रहे हैं तो हम मेरे ख्याल से डंके की चोट पे कहना चाहिए कि यहाँ कोई रूल ऑफ लॉ है नहीं, और ना ही यहाँ डेमोक्रेसी है, ये केवल जंगल राज और जंगल राज।